हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा रैपिड रिवाइज करने वाले हैं। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक में ब्रॉडली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी डाटा के जो 6 मेथड्स है वो डिस्कस करना है, वो याद रखना है। उसके जो एडवांटेजेस है और उसके डिसएडवांटेजेस उतना याद रखना है। चैप्टर कंपाइल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर हम लोग कुछ टर्म समझते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, उसके बाद आगे चैप्टर्स को प्रोसीड करेंगे। देखो, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन यानी कि किसी इंडिविजुअल या किसी कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, उनको ड्यूटी देता है कि डाटा कलेक्ट करो। तो जिस भी पर्सन या जिस भी कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन को ड्यूटी मिलेगा डाटा कलेक्ट करने का, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी को बोला जाएगा इन्वेस्टिगेटर। उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। कई बार इन्वेस्टिगेटर इतना बड़ा काम अकेला नहीं कर पाता है, उसको एजेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, जो एजेंट उसका हेल्प करे डाटा कलेक्शन में। तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है ये अपने अंडर एजेंट को हायर करता है और इन डिफरेंट एजेंट्स को बोला जाता है एन्यूमरेटर। तो इन्वेस्टिगेटर का जो हेल्प करता है उसको बोला जाता है एन्यूमरेटर। और एन्यूमरेटर जिससे फाइनल वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोला जाता है रिस्पोंडेंट। तो ये 3 टर्म समझो। सबसे पहले जिसको ड्यूटी मिला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको ड्यूटी मिला है डाटा कलेक्ट करने का, उसको बोला जाएगा इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जिनका हेल्प लेगा उसको बोला जाएगा एन्यूमरेटर। और एन्यूमरेटर जिससे बातचीत करके जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे, उसे बोला जाएगा रिस्पोंडेंट। ठीक, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब इस पे और ये जो पूरा प्रोसेस होता है डाटा कलेक्शन का, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सर्वे। तो सर्वे प्रोसेस होता है जहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ डाटा। तो 2 तरीके का डाटा होता है, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। ये हम लोग देखे थे। इंटरनल सोर्स का इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, इंटरनल सोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सब हो जाते हैं इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स मतलब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अपने आगे के चैप्टर्स में टोटली एक्सटर्नल सोर्स कवर्ड है। इंटरनल सोर्स में ऐसा कुछ पढ़ने लायक चीज़ ही नहीं है। सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहे हैं हम लोग डाटा कलेक्ट करने। तो ये 2 तरीके से डाटा कलेक्ट होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, वेयर सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कोई कलेक्ट किया हुआ है और ये रिकॉर्डेड है, हम लोग बस उससे कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी को फर्स्ट हैंड डाटा भी बोलते हैं, सेकेंडरी को सेकेंड हैंड डाटा बोलते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कोई कलेक्ट किया हुआ था, हम लोग तो बस उसका कॉपी कर रहे हैं और अपने रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट में उसको पेस्ट कर रहे हैं। ठीक, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, डिफरेंस बिटवीन 3 to 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो 3 नंबर का आएगा। तो मैं बताया था 4 पॉइंट लिख के आना है। सबसे पहले ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी किस में रहेगा? प्राइमरी डाटा में। ऑफ कोर्स सी बात है, ओरिजिनलिटी रहेगा। सेकेंडरी डाटा में ओरिजिनलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि कोई और पर्सन उसको कलेक्ट किया था और किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किया था। अगला है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर याद रखना है, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम लगेगा, वेयर एज सेकेंडरी डाटा के लेस टाइम लगेगा, क्योंकि गूगल में सर्च किया डाटा कलेक्ट कर लिए। प्राइमरी डाटा में तो हम लोग को खुद उस पर्सन के पास जाना पड़ रहा है, उतना जगह वहाँ दूर जाना पड़ रहा है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कॉस्ट फैक्टर अगेन सेम, प्राइमरी में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, वहाँ जाना आना, रहना, खाना पीना, घूमना, डाटा कलेक्ट करना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, वेयर सेकेंडरी डाटा में खर्चा बहुत कम होगा। और एक पॉइंट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्टवर्दी, कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रस्टवर्दी होगा। तो प्राइमरी डाटा ट्रस्टवर्दी होगा, वेयर सेकेंडरी डाटा ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, बिकॉज उसके बहुत सारे लिमिटेशन हो सकते हैं। उसको कोई और ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किया होगा, उसको कोई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट नहीं किया होगा, ऐसी कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट किया होगा, तो उसमें ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्राइमरी डाटा की बात किया जाए तो इसमें एन्यूमरेटर खुद जा रहा है और कलेक्ट कर रहा है डाटा, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिलायबिलिटी और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी डाटा रहेगा, ट्रू एंड फेयर डाटा रहेगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं? तो हमारे पास टोटल 6 मेथड्स है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। अगर प्राइमरी डाटा किसी को कलेक्ट करना है तो उसके लिए टोटल 6 मेथड्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, इसमें चांद सितारा बना लो, स्टार मार्क टिक कर दो, इंपॉर्टेंट लिख लो। एग्जाम में प्राइमरी डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा हम लोग पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं तो इसके टोटल 6 मेथड्स हैं।
सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, अज्यूम कर लो कोई पर्सन बाढ़ में डूब रहा है, फ्लड में कोई डूब रहा है, तो जो पर्सन डूब रहा है हम लोग उसी पर्सन से जाकर पूछते हैं सर आपको कैसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसके पेरेंट्स से जाकर पूछते हैं कि मैम सर आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा डूब रहा था, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वर्ड याद रखना है, पेरेंट्स नहीं याद रखना है, मैं एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स बताता था, विटनेस याद रखना है। जो विटनेस्ड है उससे हम लोग पूछते हैं कि आपने देखा था, आपको कैसा लगा, वो कितने लोग के साथ डूब रहा था और कितने लोग डूब गए, कब बाढ़ आया, तो ये सब सिनेरियो तो याद रखना। इसमें हम लोग विटनेस से पूछते हैं। वो विटनेस वो असली पर्सन नहीं है जो पानी में डूबा, लेकिन वो पर्सन को विटनेस्ड किया है, तो हम लोग यहाँ सेकंड वाले मेथड में विटनेस से पूछते हैं। थर्ड मेथड आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट का मतलब बताया था, आस पड़ोस के लोग से पूछते हैं कि आपका पड़ोसी डूब रहा था, आपको कैसा लग रहा है, तो यहाँ पे वर्ड याद रखना है करस्पॉन्डेंट मतलब लोकल पीपल। ये याद रखो, ये विटनेस नहीं किया है, ये उस पर्सन को देखा भी नहीं पानी में डूबते हुए, बस ये अपना ओपिनियन देने वाला है, तो इसको हम लोग लोकल पर्सन से पूछते हैं, तो ये है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। फिर उसके बाद अगला आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। यहाँ पे कॉल लगाया जाता है जो पर्सन पानी में डूब रहा है और उससे पूछा जाता है आपको कैसा लगा, क्या हुआ, कैसा सीन था, ये सब पॉइंट टेलीफोनिक इंटरव्यू। उसके बाद है मेल्ड क्वेश्चनर। हम लोग उसको मेल कर रहे हैं, मेल करके पता कर रहे हैं कि एक क्वेश्चनर भेज दे रहे हैं। क्वेश्चनर मीन्स जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा रहेगा, तो क्वेश्चनर उसको हम लोग मेल के द्वारा भेज रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन दीजिए। फिर लास्ट मेथड है इसमें, सिक्स्थ मेथड, क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। मतलब यहाँ पे एन्यूमरेटर खुद जा रहा है, अपने साथ एक क्वेश्चनर लेके जा रहा है जिसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और उसके कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं। पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है, सिंप्लिसिटी है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं है, फिर प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे कर चुके हैं, तो ये सब पॉइंट क्वेश्चनर फील्ड बाय एन्यूमरेटर वाला है। इसमें एन्यूमरेटर जाता है, क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन रहता है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, और वो आगे जाकर पूछता है रिस्पोंडेंट से। तो ये 6 मेथड के फटाफट हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब हम लोग खुद एक डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं, एन्यूमरेटर डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है रिस्पोंडेंट से और उससे बातचीत करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। इसके एडवांटेज देखो, सबसे पहले डाटा जो होगा ओरिजिनल रहेगा, एक्यूरेसी होगा बिकॉज हम वही पर्सन से पूछ रहे हैं, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो बता पाएगा, उसके बाद पे हम लोग भरोसा कर पाएंगे, रिलायबिलिटी है, एंड लास्ट इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अल्टरेशन कर सकते हैं। मान लो 10 क्वेश्चन पूछने का था मेरे को, लेकिन मेरे को लग रहा है एक क्वेश्चन सही नहीं है, अभी ये सिनेरियो के लिए सही नहीं है, तो मैं उसको हटा दूंगा, बस 9 क्वेश्चन पूछूंगा। या मान लो 10 क्वेश्चन पूछना था, मेरे को लग रहा है एक और क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ एक्स्ट्रा, तो मैं 11 क्वेश्चन पूछूंगा। तो जब भी क्वेश्चन में थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, अल्टरेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, उसको बोला जाता है इलास्टिक। ठीक, यहाँ तक का पॉइंट कंप्लीट। अगला आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। 3 डिसएडवांटेज, दूर का इलाका कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास। पर्सनल बायस हो सकता है, रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, छेड़छाड़ हो सकता है रिकॉर्ड के साथ, एंड वो कॉस्टली पड़ेगा बिकॉज वहाँ जाना, रहना, खाना पीना, घूमना, तो वहाँ बहुत कॉस्टली मेथड, ये कॉस्टली मेथड माना जा सकता है। ठीक, अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन सूटेबल कब है? सूटेबल तब है जब वो पर्सन मान लो अनपढ़ जाहिल गवार है, उसको पता ही नहीं इंटरव्यू कैसे देते हैं। सेकंड, वो पर्सन जिंदा ही नहीं है, तो ये सब सिनेरियो में हम लोग उससे नहीं पूछ पाएंगे। अब इसके एडवांटेजेस पे आते हैं। ये मेथड का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज लिखा है वाइड कवरेज, दूर का इलाका कवर कर सकते हैं। ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगा, फ्री फ्रॉम बायसनेस। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस है। इसके डिसएडवांटेजेस देख लो, लेस एक्यूरेट डाटा बिकॉज वो पर्सन से तो हम लोग पूछ नहीं रहे, किसी और पर्सन से पूछ रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि डाटा थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है। फिर सेकंड, बायस्ड रहेगा बिकॉज वो इंसान बायसनेस कर सकता है अपने डाटा में जो बता रहा है उसको। और थर्ड, डाउटफुल कंक्लूजन, मतलब उसके बात पर हम लोग भरोसा नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है बिकॉज उसने बस विटनेस किया है, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में था नहीं, तो वो सही बता रहा है गलत बता रहा है, कोई 100% कन्फर्मेशन नहीं हो सकता। अब अगला इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट देख लो, इसका सूटेबिलिटी कब है? जब हम लोग को लार्ज इन्वेस्टिगेशन करना है तब, जब दूर का इलाका है तब, जब हम लोग को रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तब, एंड इसमें हम लोग लोकल पर्सन से बात करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके एडवांटेजेस, ये बहुत सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल है, दूर का वाइड एरिया कवर हो सकता है, एंड कंटिन्यूटी रहेगा, इन्फॉर्मेशन कभी रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू चलता जाएगा बिकॉज हम लोग उस पर्सन से तो पूछ नहीं रहे, किसी से भी पूछ करके न्यूज़ बनाते जा रहे हैं। तो न्यूज़ चैनल वाले भी ये मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हो किसी और के बारे में रहा होगा, कोई वो पर्सन विटनेस भी नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी किसी थर्ड पर्सन से उसके बारे में पूछ रहे हैं जिसको थोड़ा आइडिया है उस चीज़ के बारे में।
फिर अगला आते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में तो हम लोग डायरेक्ट टेलीफोन के थ्रू उससे पूछ रहे हैं। ये वाइड एरिया इससे कवर हो सकता है। इसका एडवांटेज था कि हम लोग वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, और इसका दूसरा एडवांटेज था कि बहुत ही क्विक प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो सकता है ये काम, उधर तक जाने आने का जरूरत है, तुरंत कॉल लगाए, बातचीत कर ले, खत्म। इसका दो डिसएडवांटेज भी याद रख लो। पहला नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि आगे वाला पर्सन बस सुनेगा, बोलेगा आप कौन बोल रहे हो, ये बोलेंगे कि हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, वो कॉल रख देगा, तो ये हो जाएगा नॉन रिस्पॉन्सिवनेस। कई बार पर्सन इग्नोरेंट हो जाता है। और सेकंड होगा जिनके पास मोबाइल नहीं रहेगा वो ये फैसिलिटी, टेलीफोन नहीं रहेगा वो ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू याद रखो, इसका दो एडवांटेज, पहला कि एक वाइड एरिया कवर कर सकता है, सेकंड एडवांटेज कि क्विक प्रोसेस है। दो डिसएडवांटेज याद रखो, जिसके पास टेलीफोन नहीं है वो ये यूज़ नहीं कर सकते, एंड सेकंड नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, कि इंसान ये चीज़ देख कर भी इग्नोर कर दे। मेल्ड क्वेश्चनर, हम लोग एक क्वेश्चनर लिख के भेज रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, ये वाइड एरिया तक कवर हो सकता है, ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है बिकॉज हम लोग दूर दूर तक भेज रहे हैं। इकोनॉमिकल है, सस्ता है, पैसा बचेगा, ओरिजिनल डाटा मिलेगा बिकॉज वही पर्सन बता रहा है जो सफ़र किया था उस चीज़ से, और वाइड कवरेज वाला पॉइंट है। इसका डिसएडवांटेज क्या क्या था? लैक ऑफ इंटरेस्ट, कई बार इंसान नॉन रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, इग्नोरेंट हो जाता है, वो जवाब नहीं देता, मेल चेक करेगा, कई लोग मेल चेक भी नहीं करते, और मेल चेक करने के बाद रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है उसका भी कोई फर्दर गारंटी नहीं है। लिमिटेड यूज़ है इसका, क्योंकि इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उन्हीं लोग बस इसको यूज़ कर सकते हैं। मेल में उन्हीं लोग का ईमेल होगा, अनपढ़ जाहिल गवार लोग का ईमेल होगा ही नहीं, तो उस वजह से सिर्फ ये एजुकेटेड लोग ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बायसनेस रहेगा और ये भी लेस एक्यूरेट डाटा रहेगा। क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर वाला पॉइंट था। क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर और डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं, इसको गलती से भी सेम नहीं समझना है। डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में इंसान जो एन्यूमरेटर हो कितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इलास्टिक अल्टरेशन वगैरह भी कर सकता है। लेकिन क्वेश्चनर फील्ड बाय एन्यूमरेटर में यहाँ पे एन्यूमरेटर एक पेपर लिख के जाता है, पेपर में सारे क्वेश्चंस, फिर वो बॉक्स बना हुआ रहता है कि टिक करना है, क्या क्या इसका डाटा है, सब कुछ। तो जितना उसके अंदर क्वेश्चन लिखा है वो मैक्स उतने ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चनर फील्ड बाय एन्यूमरेटर वाला पॉइंट है। इसका एडवांटेज है एक्यूरेसी, पर्सनल कॉन्टैक्ट हो जाता है, और कंप्लीटनेस। जितना एन्यूमरेटर खुद जा रहा है तो वो कुछ भी चीज़ को छोड़ेगा नहीं। 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन पूरा पूछेगा, 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन पूरा पूछेगा। इसका डिसएडवांटेज, ये बहुत महंगा प्रोसेस है बिकॉज एन्यूमरेटर को खुद जाना पड़ता है रिस्पोंडेंट के घर, रिस्पोंडेंट जहाँ भी है वहाँ तक एन्यूमरेटर को खुद जाना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, कई बार एन्यूमरेटर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा, जाना आना, वहाँ रहना, बातचीत करना, वो वाला पॉइंट। और नॉट सुटेबल फॉर पर्सनल प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इतना बड़ा जो खर्चा होता है ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं उठा सकता। अगर कोई गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तभी उनके लिए ये मेथड सही है। जैसे अपने कंट्री का जो सेंसस वगैरह होता है, सेंसस कंडक्ट किया जाता है, जनगणना किया जाता है, उसमें यही किया जाता है क्वेश्चनर फील्ड बाय एन्यूमरेटर। तुम लोग नोटिस भी किए होगे, नगर पालिका वगैरह आते हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं और यहाँ हम लोग से पूछते हैं कि कब, हमारे घर वालों से डिटेल पूछते हैं कि कितने परिवार के मेंबर्स हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, किनको क्या बीमारी हुआ था। तो ये सब भी जो हो रहा है क्वेश्चनर फील्ड बाय एन्यूमरेटर, उन लोग पहले से उन लोग बस लिखा हुआ चीज़ है, उन लोग बस टिक कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं डिटेल। और पर्सनल बायस तो हर जगह लिख सकते हो, ये पॉइंट। अगला इसका एक और क्वेश्चन आता है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनर। एक गुड क्वेश्चनर होने का क्या क्या क्वालिटीज़ बनता है? पहला क्वालिटी, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन रखो। अगर उसमें मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा तो इंसान थक जाएगा और वो नॉन रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, फिर उसको जवाब देने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन रखो। सिंप्लिसिटी रखो, फालतू के मैथमेटिकल क्वेश्चन वगैरह मत डालो, जितना काम से काम मतलब रखो उतना इंटरव्यू रखो, मैथमेटिकल क्वेश्चन वगैरह को अवॉइड करो। अगला, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, कि पहले उससे नाम पूछो, एज पूछो, पता पूछो, घर और सब, फिर नीचे फर्दर डिटेल पूछो कि क्या बाढ़ में इंसिडेंट था, कैसा था, कितने लोग डूबे, तो एक ऑर्डर रखो। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन मत रखो। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, बिल्कुल भी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस के साथ। फिर प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, मतलब पहले से एक बार ट्रायल कर लो 2-3 क्वेश्चन। अगर वो मान लो फॉर एग्जांपल उससे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, तो अगर वो नहीं जवाब दे पा रहा है तो हम लोग को थोड़ा अल्ट्रेशन करना है कि आप क्या काम करते हो, ऐसा पूछ लो। तो एक दो क्वेश्चन ट्रायल बेसिस से पूछो। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा, तो आप फिर से क्वेश्चंस को वापस से दोबारा रिफ्रेम करो। फिर इंस्ट्रक्शंस दो कि कैसे फिल करना है उसको। अगर मेल कर रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, क्वेश्चनर को कितने घंटे में फिल करना है, कितने मिनट्स में फिल करना है, क्या क्या कॉलम को छोड़ना है, कौन सा हम फिल करें, कौन सा आपको फिल करना पड़ेगा, पूरा इंस्ट्रक्शंस दो। एंड क्रॉस वेरिफिकेशन भी करते चलो कि अगर वो मान लो फॉर एग्जाम्पल वो अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहा है मैं 2012 का हूँ और बोल रहा है मैं 25 साल का हूँ, एज में दिखा रहा है मैं 25 साल का हूँ, तो दोनों को क्रॉस वेरीफाई करो, गलत बता रहा है।
अगर कोई 2011-12 में पैदा हुआ है तो उसका 25 साल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए एक क्लैरिटी रखना है क्रॉस वेरिफिकेशन का कि वो जो डाटा दिया उसको चेक करो कि सही डाटा है या नहीं, वो सब एन्यूमरेटर का काम रहेगा। अब अगले पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, खत्म होना है। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा दो तरीके का होता है, पब्लिश्ड सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पब्लिश करवाया है, वेयर एज अनपब्लिश्ड सोर्स मतलब इसको पब्लिश नहीं करवाया, इसको बस अपने ऑफिस यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए कलेक्ट किया गया था डाटा, लेकिन इसको कोई ऑफिशियल सोर्स पे पब्लिश नहीं किया गया। कुछ एग्जांपल्स याद रखना है कुछ एग्जांपल्स याद रखना है पब्लिश्ड सोर्स का। जैसे गवर्नमेंट कुछ पब्लिकेशन मैगजीन्स वगैरह लॉन्च करता है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब म्यूनसिपैलिटी वगैरह का जो रिकॉर्ड्स आता है, ये होता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो ये हो गया रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जर्नल्स मीन्स मैगजीन्स एंड पेपर्स। तो ये सब इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये सब में भी पूरा डाटा रहता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गया जैसे UNO, IMF, फिर वर्ल्ड बैंक, ILO, ये सब जो भी पॉइंट है ये सब पब्लिश्ड सोर्स है, इसको पब्लिश करवाया गया है। वेरएस अगला टॉपिक है अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश मतलब इसको पब्लिश नहीं करवाया गया, इसको तो सेल्फ यूज़ के लिए या इसको ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किया गया था, बट इसको ऑफिशियली कहीं पब्लिश्ड नहीं करवाया गया। तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी नहीं है। फिर अगला आते हैं प्रिकॉशंस पे। प्रिकॉशन मतलब किन किन बातों का ध्यान देना है अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो सेकेंडरी डाटा का यूज़ करके। तो प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा, अगर आप सेकेंडरी डाटा का यूज़ कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला, वेदर जो डाटा है वो रिलायबल है या नहीं उसका ध्यान दो। वेदर द डाटा आर सूटेबल फॉर दिस पर्पस ऑफ इंक्वायरी, जिस पर्पस के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हो उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं वो चेक करो। वेदर द डाटा इज एडिक्वेट, डाटा सफिशिएंट है या नहीं वो चेक करो। ठीक है, फिर चेक करो कि जो कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका एबिलिटी कैसा, वो ऐसी लोकल कलेक्ट कर लिया डाटा या इंटेंसिव कलेक्ट किया है, अच्छे से गया था पूरा एक एक पॉइंट को कलेक्ट किया है, वो चेक करो। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप चेक करो कि उसका उद्देश्य क्या था और आपका उद्देश्य क्या है। दोनों का उद्देश्य अगर सेम है तब आप डाटा यूज़ कर सकते हो, नहीं तो यूज़ नहीं कर सकते। मेथड चेक करो कि वो कौन सा मेथड लगाया, अगर आपको ओरिजिनल डाटा चाहिए और वो यूज़ किया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तो फिर आप ये यूज़ नहीं कर सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको फिर जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। तो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया डाटा के लिए। टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, जब आपको जिस समय का डाटा चाहिए आपको जहाँ से मिल रहा है वो भी उस समय का डाटा है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डाटा को यूज़ करना पड़ेगा, नहीं है डाटा तो आप नहीं यूज़ कर सकते। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, किस यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है वो बताना है। एक्यूरेसी है या नहीं, वो पहला वाला ऑर्गेनाइजेशन एक्यूरेट था या नहीं था, उसका बेसिस पे भी चेक करके आगे बढ़ना है। तो ये हो गया अपना टॉपिक ख़त्म। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डाटा ये आगे डिस्कस करना ही है अगले चैप्टर में, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो आगे डिस्कस करेंगे। चलो, तो इतना था अपना चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ओके, तो आई होप कि सबका एक बार टॉपिक रिकैप हो गया होगा, पूरा रिविजन हो गया होगा। थैंक यू।